बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। लाहौर में फिर दहशतगर्दी, DHA जेड ब्लॉक में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। शहर में धमाकों की अफवाहों से दिन भर गैर यकीनी और खौफ की फिजा छाई रही। दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। तेज और चौकस मीडिया अब तक दहशतगर्दी की कवरेज की हुदूद का तयन क्यों न कर सका? खौफ हिरास और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा न हो, मीडिया और सरकार क्या किरदार अदा कर सकते हैं? पनामा का हंगामा अंजाम को पहुंचा, समात मुकम्मल, फैसला महफूज। ऐसा नहीं कि मुख्तसर फैसला सुनाएं, तमाम पहलुओं और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद ही फैसला करेंगे। जो शोर मचाते हैं मचाते रहें, अपनी अपनी कब्रों में जाना है। फैसला ज़मीर और कानून के मुताबिक होगा, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। शाम साहब, लाहौर शहर के लिए और पाकिस्तान के लिए एक और अफसोसनाक दिन। लाहौर में फिर से दहशतगर्दी हुई। DHA के जेड ब्लॉक में 7 अफराद जाँ बहक हैं और 30 ज़ख्मी हुए हैं। एक ज़ेर तामीर इमारत थी, यह रेनोवेट हो रही थी, वहाँ पे एक होटल खुलना था। उसका मुआयना करने उनके जो मालिक हैं मौज़म पराचा साहब, जो एक मारूफ टेलीकॉम कंपनी के CEO भी हैं, वो भी जाँ बहक हुए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, वो भी जाँ बहक हुए हैं, वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, मेरे ख्याल 45 साल की उम्र होगी। बहुत नौजवान, सेल्फ मेड और मेहनत से एक बड़ा आला मुकाम हासिल किया। बहुत मुखय्यर, गरीबों के काम आने वाले, और 3 बच्चियों के बाप, मौज़म पराचा। और बस वो खाना चखने के लिए उनको बुलाया गया और वो चख के बाहर आए हैं। उनका छोटा भाई जो है वो 5 मिनट पहले निकल गया वहां से और वो धमाके की नजर हो गए, यानी छत जो थी गिर पड़ी बेसमेंट की। वो कहा जा रहा है क्योंकि एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो रखा गया था, उसकी भी खैर कई कहानियां तौजीहात हैं। देखिए, अब कोई 8 अफराद इसमें जाँ बहक हुए और सारे मजदूर थे, क्योंकि वो जब छत गिरी तो उसके मलबे तले आए और बहुत से जख्मी हुए। लेकिन जब ये वारदात हुई है उसके बाद यानी कोई मुसद्दक़ा बात किसी अदारे की तरफ से नहीं की गई। कभी का जनरेटर का धमाका हुआ है। शाम साहब, आपको ना स्क्रीन पर दिखाते हैं कि पंजाब हुकूमत का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वेरीफाइड, वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें नशर की गई कि जिनको बाद में उनकी तरदीद करना हुकूमत के लिए खुद मुश्किल हो गया। जहाँ तक कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताल्लुक है, वो खुद भी तजब्जुब का शिकार रहे। अब फिर मीडिया भी फिर इन बुनियादों पर अपनी तज्जिए, अपने तबसरे पेश करता रहा कि वाक़या हुआ कैसे। पहले कहा गया जनरेटर है, हालांकि डीजल जनरेटर का धमाका नहीं होता, हम दिखा भी रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि ये कार में प्लांटेड था, फिर कहा गया कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ रखा गया था मटेरियल। बहरहाल ये 3-4 मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो सामने आते रहे, उसकी वजह से कन्फ्यूजन फैली। कई लोग जो थे वहाँ का विंग कमांडर साहब मुझे मिले, वो जख्मियों को चाहते थे लेकिन पुलिस वहाँ मौजूद थी, उन्हें जाने से रोक दिया। कुछ अफरा तफरी का समा रहा और इससे मालूम होता है कि भाई ये जो देखिए ना, ये दहशतगर्दी जो है इसका मुकाबला करने के लिए हर सतह पर तैयारी होनी चाहिए। अल्लाह माफ, पहला धमाका तो नहीं था लाहौर में। जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले हैं उनको भी चौकस होना चाहिए और फिर इत्तलात मुसद्दका लोगों को फराहम की जाए, उसका भी एहतमाम होना चाहिए। और फिर ये भी खबर किसने उड़ा दी कि गुलबर्ग में धमाका हुआ। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा के बगैर ब्लंडर है। हमारे कई चैनल्स ने उसको चला दिया, उसको नोटिस दिया गया 31 चैनल्स को। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि तस्दीक किए बगैर कोई खबर जारी न की जाए। अच्छा सर, ये जो
गुलबर्ग वाली बात थी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, उससे पहले साथ ही ये खबर भी आ गई कि हफीज सेंटर, लिबर्टी और बड़े तजारती मराकज जो हैं वो खाली करवा लिए गए, बंद कर दिए गए हैं। तो वो आप देखिए जो कायदे इख्तिलाफ हैं पंजाब असेंबली के महमूद रशीद, उन्होंने टीवी पे खड़े होकर कहा कि स्कूलों को 2-3 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। अब ये एक अजीब गरीब मामला है। इस तरीके से ये हमारे सियासतदान हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे सिविल सोसाइटी के अफराद हैं, हमारे जो अमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले अदारे हैं, उन सब को मालूम होना चाहिए किस मौके पर क्या बात करनी है और क्या बात कहनी है। और मैं आज सारा दिन इस बात पे गौर करता रहा और मैंने इंडिया भी फोन किया, हमारे जो डॉक्टर वेदक साहब हैं, वेद प्रताप वेदक, हाँ जी, हमारे कॉलम निगार भी हैं रोजनामा दुनिया में। मैंने उससे पूछा आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरह कवरेज होती है इसकी। उन्होंने कहा जब मुंबई अटैक हुए तो उस वक्त तो यानी उसमें खासी मुदाखलत की गई थी, लेकिन अब ये सरकार की जानिब से और उसको रोका गया था कि कोई ऐसा मामला ना हो कि इनको कोई इत्तला मिल सके। ऐसी कवरेज लाइव नहीं होनी चाहिए जिससे दहशत गर्दों की रहनुमाई हो या उनसे कोई ताउन हो। मुझे सब अच्छी तरह याद है, मैं कवरेज कर रहा था न्यूज़ एंकर के तौर पर और हम ये दिखा रहे थे कि जिस तरह से वो लाइव कवरेज हो रही है उससे दहशत गर्दों को जोग्राफी का इल्म हो रहा है। हाँ। उसको नोट करके एक इंडियन चैनल था एनडीटीवी, उसने पॉइंट आउट किया और फिर मिनिस्ट्री ने जो है ना उस पर एक्शन लिया। इसी तरह हमारे नवीद अलाई साहब एक बहुत पढ़े लिखे आदमी, डॉक्टरेट कर रहे हैं इसके अंदर काउंटर टेररिज्म में, तो वो एक हसास अदारे के काउंटर जो टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसके सरबराह है, उनसे मैंने पूछा। अब उन्होंने भी बहुत लंबी चौड़ी तफसील बयान की। उनका जी कि ऐसी कवरेज जिससे खौफ फैले वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेररिस्टों का एक मकसद जो है खौफ फैलाना होता है। पैनिक आज फैली थी ना सर, मेरा आज जो कुछ हुआ उसके बाद पैनिक ही फैला था पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में। इस पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को और पीबीए को और एपीएनएस को, सीपीएनई को, पेमरा को ये सोचना चाहिए। इसके अंदर हमारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, वो भी हों इसमें, जो हमारे मीडिया के टीचर्स हैं वो भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, इसमें नफ्सियाती माहिरीन भी हों और गौर किया जाए कि कवरेज धमाकों की और इस तरह की वारदातों की किस तरह होनी चाहिए और किस हद तक होनी चाहिए कि जिससे दहशत गर्दों के मकासद पूरे ना हो, उनको हम गैर दानिस्ता तौर पर उनके मकासद पूरे ना करें, यानी खौफ व हरास ना फैला सके। अब यानी एसओपी जारी होना चाहिए ना, बढ़ा ना सके। ये सब गौर करके हमें कोई ऐसा इसके कोई हदूद का तयन करना हो। ये जो आपने फरमाया इसी पर गौर करने के लिए हमने जहमत दी जनाब सैयद तलत हुसैन साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं, बिलखुसूस ऐसे मामलात पर इनकी भी एक अपनी राय होती है। असल में हमारे जो मीडिया के लोग हैं ना, उनमें उनके जो पढ़े लिखे अफराद जो हैं उनमें से बहुत नुमाया है। चंद एक में से एक चंद एक में से एक। तले साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत अहम मौजू है, इस पर आपकी हमें अपडेट फीडबैक चाहिए। एक गार्डियन अखबार के एक मजमून में आज पढ़ा था 1970 से 2012 तक का उन्होंने सर्वे किया मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से। 2 लफ्ज़ों में उन्होंने कंक्लूड किया शामी साहब। एक तो उन्होंने कहा कि जो मीडिया कवरेज होती है दहशत गर्दी की, दैट लीड्स टू फर्दर वायलेंस 1, नंबर 2 द ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी 2, और तीसरी ये जो कहते हैं पब्लिसिटी जो है ये दहशत गर्दों की ऑक्सीजन है, यानी उनमें एक नई तवानाई पैदा करती है। और तीसरी एक सोशल मीडिया साइंसेस की थ्योरी में पढ़ा था कि आइडेंटिटी रिकग्निशन, यानी हम उसे उर्दू में कहेंगे जाती शनाख्त मिलती है उन्हें, उनको शनाख्त मिलती है, उनको जरा उनमें हवा भरी जाती है, उनमें भी एक कामयाबी का एहसास होता है उनको। ये बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन मेरा ख्याल तलत हुसैन साहब से जरा। जी सर, मीडिया कवरेज दहशत गर्दी के मामलात की, मगर कैसे? शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में जो फेज़ जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत बहस हो चुकी है, खुशकिस्मती से उस फेज़ में से हमने कुछ अच्छे नताइज भी निकाल लिए। वो फेज़ क्या था कि जब दहशत गर्दी का वाक़या होता था, कैमरे वहाँ पे पहुँच जाते थे, लाइव कवरेज होती थी, दहशत फैलाने वाले मनाजर दिखाए जाते थे, डेड बॉडीज़ दिखाई जाती थी, और ये तमाम मनाजर जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर नुमाया तौर पर आते थे। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर लोग भी मुतनफ़र होने शुरू हो गए। कुछ पैमरा ने भी आपस में मीडिया के साथ बैठकर बात की, और उससे पहले मीडिया के अंदर से हम में से चंद लोगों ने बैठकर बात की कि ये इस मामले को हमने प्रोफेशनल तरीके से लपेटना है। तो वो जो खौफनाक दहशत गर्दी की कवरेज थी वो फेज़ तो हो गई ख़त्म।
अब हम जिस फेज में दाखिल हो लेकिन गए सॉरी तल्ला साहब, ये 2008-9 की आप बात करें जब एग्रीमेंट हुआ था कुछ चैनल्स का कि ऐसे सीन्स हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन सर्टेनली किसी चैनल ने वायलेट किया था। नहीं, बहुत 2008 बहुत कम लोगों ने। अब ये बात तो दुरुस्त है, हाँ, तलत की बात तो दुरुस्त है, ठीक है। हाँ जी तलत साहब जी। अच्छा, दूसरा जिस फेज में हम इस वक्त दाखिल जी, जिस फेज में इस वक्त जो हम दाखिल हुए बसद एहतराम, उसके अंदर मेरे ख्याल में कवरेज लाइव करने का इतना मामला नहीं है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जितना सरासीमगी फैलाने का है। और वो सरासीमगी जो है वो विजुअल्स के ज़रिए नहीं फैलती है, वो जो हॉकी की कमेंट्री की तरह हम लम्हा बलम्हा की खबर देते हैं। आज मैं लाहौर में सारा दिन आज मौजूद रहा, मैं अपनी कवरेज के लिए घूम रहा था। पहले डिफेंस के अंदर वाक़या हुआ, उसके बाद गुलबर्ग की खबर निकली जो गलत निकली। तो हमने सारा दिन में देखा कि धमाके की आवाज़ से हमने आगाज़ किया, और उसके बाद पहला जो दहशतगर्दी का हमला था उसके अंदर तो चलें ठीक है, हमने डेड बॉडीज़ की बात कर ली। दूसरे की आवाज़ को हमने इतना चलाया कि वो आवाज़ हर तरफ लाहौर के अंदर गूंजी। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके रिश्तेदारों ने बाहर से कॉल करने शुरू कर दिए। तो एक तो ये जो हॉकी की कमेंट्री है, हमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ का तस्वर है, जो लम्हा बलहमा की खबर देने की दौड़ है, मेरे ख्याल में हमें उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। जब तक हतमी खबर नहीं हो उस खबर को हमें देना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि हतमी खबर को क्राफ्ट करने के लिए भी हमें बहुत एहतियात इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी लाइव में मैंने कह दिया, डिफेंस का मैंने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन मैं ख़ुद सारा दिन आज ये बहस करता रहा हूँ कि क्या हमें वाक़तन लाहौर में डिफेंस के अंदर दहशतगर्दी की बात करनी चाहिए थी, या लाहौर के एक हिस्से में दहशतगर्दों ने हमला किया, ये कहना चाहिए था। क्योंकि डिफेंस का जो मामला है, दहशतगर्द ये सुनना चाहते हैं कि वाक़तन डिफेंस से रिलेटेड कोई जगह है जहाँ पर हमला हुआ है। तो ये एहतियात हमें बरतने की ज़रूरत है। और तीसरी बड़ी बात मेरे ख्याल में, सबसे बड़ा खौफ जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, अजीब व गरीब किस्म की बहस वहाँ पर, और पढ़े लिखे लोग जिनका आपने जिक्र किया, जिनके अंदर आपने मेहरबानी फरमा के मुझे भी दाखिल कर दिया, अगरचे उनकी हरकतें आज देख के मुझे लगा कि मुझे पढ़े लिखों की फहरिस्त में नहीं होना चाहिए, उन जैसे पढ़े लिखों की फहरिस्त में। कह रहे हैं जी कि दहशतगर्द जब भी स्ट्राइक करते हैं, पनामा का कोई ना कोई मोड़ आया हुआ होता है वहाँ पर, दहशतगर्द जब भी स्ट्राइक करते हैं तब कहीं ना कहीं हुकूमत को फ़ायदा हो रहा होता है। अब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं, आपके DG ISI कह चुके हैं, तमाम मुल्क के अंदर तमाम मुक़्तदर हल्के ये कह चुके हैं कि एक बाकायदा डिज़ाइन है जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ ने तैयार किया है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से। हमने वहाँ पर फायरिंग की है, उनके हमने कैंप्स उड़ाए हैं, उनके हमने बंदे पकड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि इसका ताल्लुक शायद हुकूमत की अपनी चालाकियों से है। फिर दूसरी गैर यकीनी जो है, पंजाब हुकूमत का आज आप रवैया देख लीजिए। उन्होंने जो है, जो पहला धमाका हुआ और दूसरा जो नहीं हुआ, दोनों के ऊपर अबहम रखा। पहले के ऊपर तो कहते रहे जी जनरेटर के अंदर से अब आवाज़ आई है, वहाँ पर धमाका हुआ है। फिर कहा जी कि नौयत का पता ही नहीं है। भाई हुकूमत वक्त का काम है कन्फ्यूजन को ख़त्म करना। जब आप ये तीन एलिमेंट सामने रखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग कन्फ्यूजन फैलाते हैं अपने सियासी तासुबात की वजह से, हुकूमतें जब गैर मामूली खामोशी का इजहार करती हैं या उल्टे सीधे बयानात देती हैं, और जब हम लम्हा बलम्हा की कमेंट्री करते हैं, आवाज़ से शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद आवाज़ का जब नतीजा नहीं निकलता तो हम माजरत भी नहीं करते हैं। अगर इन तीनों को आप इकट्ठा रखें, मेरे ख्याल में हमें इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और तलत ये जो बार बार हम मनाजर दिखाते हैं, यानी एक मंजर जो है उसको रिपीट किया जाता है ड्रामों, उसको खबरों में, तबसरों में, और फिर उस पर बातचीत करते हुए, मेरा ख्याल इस पर भी कोई कदगन ज़रूर होनी चाहिए। जी वही है ना जी कि जब जो बावज़न ख़बर है वो आप दें, और आपको ये पता होना चाहिए कि उस ख़बर का नतीजा मुल्क की मईशत पर क्या पड़ता है, मुल्क की नफ्सियात के ऊपर क्या पड़ता है, मुल्क की माशरत पर क्या पड़ता है, और दहशत गर्दों के मकासद में हम कितनी ना चाहते हुए मुआवनत कर रहे हैं। तो ये मीडिया के अंदर से हमें खुद से, हम देखें इसी मुआशरे का हिस्सा है ना, हमारे बच्चे इन्हीं स्कूलों के अंदर जाते हैं, खुद हम यहीं पर घूम फिर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मरीख से किसी और सैयारे की या सितारे की कवरेज कर रहे हैं, पाकिस्तान की कवरेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मीडिया के अंदर हमें बिल्कुल इसके ऊपर ज़वाबित मुरतब करने चाहिए। और बसद एहतराम शामी साहब, चूँकि आप ज़ाहिर है इंटेलेक्चुअल हैं और अच्छी बात है, आप सोच विचार की बात करते हैं, मेरे ख्याल में अब इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी चाहिए। अब वक्त नहीं है हमारे पास ज़्यादा सोच विचार करने का, और ये मामला वाज़े हैं बहुत सी जगहों पर। दुनिया भर में कैसी कवरेज हुई वो भी थोड़ा मुख्तसर सुन लें इनसे। तल्ला साहब, कोई दुनिया भर की कोई मिसाल तुर्की की या श्रीलंका की, वहाँ पे ऐसे वाक़यात की कवरेज को आप कैसे देखते हैं, अब पाकिस्तान के तनाजुर में कंपेयर किया जाए?
देखिए तुर्की के अंदर तो आपने देखा उनकी पॉलिटिकल कवरेज से लेकर वहाँ पर जब कू हुआ उसकी कवरेज किसी और नौयत की थी, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर कंट्रोल्ड कवरेज जिसको हम कहते हैं, श्रीलंका ने उसके ऊपर बिल्कुल एक ब्लैंकेट डाल दिया। चलिए अगर हम कहें कि तुर्की की मिसाल नहीं देनी चाहिए, श्रीलंका की मिसाल नहीं देनी चाहिए, एक जो है वो अर्दोगान साहब की मकबूलियत के बावजूद निस्बतन एक सख्तगीर हुकूमत है, और श्रीलंका का आपको पता है ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड जो है वो बड़ा एक इंटरनेशनल इशू नहीं मिसाल देते। यूरोप में जो भी कवरेज हुई है, जो हालिया दहशतगर्दी हुई है, वहाँ पर क्लब्स के ऊपर अटैक हुए हैं, सड़कों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिए हैं क्रिसमस मनाते हुए लोगों के ऊपर, वो कवरेज इंतहाई धीमी थी, तदब्बर के साथ कवरेज की है, खबर आप तक पहुँचाई है, लम्हा बलहमा खबर भी पहुँचाई है, लेकिन कहीं पर आपको ये नहीं लगा कि फसाद बर्पा किया है। लंदन सबवे की जो कवरेज थी उसके ऊपर हमने नोट किया है कि स्क्रीन्स जो थी वो कितनी सोबर थी। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ रिपोर्टर्स का या कैमरा क्रू का इशू नहीं है, एडिटोरियल जजमेंट का भी इशू है, और बिलखुसूस एंकर्स और न्यूज़ कास्टर्स बसद एहतराम मैं कहूँगा, और अपने चैनल को शामिल करते हुए कहूँगा, हम जो जज्बातियत का एक बाजार लगा देते हैं, हमें उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। हमारे जज्बात स्क्रीन के जरिए अल्फाज के साथ लोगों के ज़हनों पर असरअंदाज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताला साहब आपका। ये जो उन्होंने कहा ना एंकर साहब, जुमला सुनिए सर, माजरत आपसे बहुत सवाल मैंने आज करने, मेरा पसंदीदा मौजू है। एक धमाके के मौके पर एक चैनल पे एक एंकर खातून ये चला कर कह रही थी कि दहशतगर्द ने एक तीर से कई शिकार किए। असल में अब यही तो रोना है ना, ऐसी कमेंट्री होती है, ऐसे तबसरे होते हैं जैसे मालूम होता है कि पाकिस्तान हर चीज तबाह हो गई है, और फिर उनको मालूम नहीं है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है कैसे लड़ी जाती है। और दहशतगर्दी कोई मामूल की जंग, ये लड़ाई नहीं है कि सरहद पे खड़े हुए दुश्मन से आप लड़ रहे हैं। ये सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, कहीं कान खींचने की जरूरत है, कहीं कान पकड़ने की जरूरत है, कहीं कतरने की भी है, कहीं कतरने की भी जरूरत है, जबान कतरने की जरूरत है मेरा ख्याल। तो मेरा ख्याल चैनल्स को चाहिए खुद अपना एक डिसिप्लिन अपने ऊपर नाफिज करें इसमें। ठीक है, तो यानी कवरेज नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन उसमें एहतियात आ जानी चाहिए। तो नहीं रुकेगी, अगर कवरेज रुक जाएगी तो फिर और अफवाहों का बाजार गर्म होगा। खबर तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होनी चाहिए आप बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ जाए या आप खौफजदा हो जाए। साहब, जब हम इस मौजू को डिस्कस करते हैं, चाहे प्रोग्राम की हद तक, ये सोशल मीडिया पर या निजी या पब्लिक में, हाफिल में, तो लोग मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि जो आपके साथ एनालिस्ट तशरीफ रखते हैं वो नुमाइंदा है मीडिया का चेहरा है, तो वो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप जैसे सीनियर्स की तरफ, कि आप क्या हमें कह रहे हैं, आप क्या हमें सुजेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी आपकी तरफ तमाम निगाहें आ जाती हैं, क्योंकि आप पिलर्स हैं इस जर्नलिज्म का। तो देखिए, हम तो बार बार सीख रहे हैं कि देखिए एक उस्ताद पड़ गई है आपके ऊपर। अब दहशतगर्दी जो है, आप समझे जैसे दलदला आ गया, ये सैलाब आ गया, तूफान में गिर गए आपने उसका मुकाबला करना है, चौकसों के मुकाबला करना है, हिम्मत हार के मुकाबला नहीं करना। अगर हजरत अली का कौल है कि मुसीबत में घबराना जो है वो उससे बड़ी मुसीबत है। वेरी ट्रू। तो हमें ये हौसला भी कायम रखना है, औसान भी कायम रखने हैं, और चीजों को ठीक तरीके से कवर भी करना है, लोगों को इत्तला भी देनी है, फिर खौफ भी नहीं फैलाना, और दहशतगर्दों की ताकत जो है उस पर भी कोई ऐसा लोगों को ये नहीं कहना कि वो बहुत ताकतवर हो गए। ये सारी चीजें जो हैं मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू की करनी चाहिए, और उसके बाद खबर भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल ठीक करें शामी साहब, यानी जो लोग आपसे मुखातिब होते हैं उनका जुबान बयान भी बड़ा अहम होता है, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मजीद मौज़ूआत इस ब्रेक के बाद। बहुत में हुआ उनको गया, तो वजीर आज़म साहब चूंकि तुर्की में, उन्होंने वहां पे इसका जवाब भी दिया, जरा वो भी देख लीजिए। हमने यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इसका फैसला किया, चंद दिन पहले किया है, और हमने कहा कि इसको यहाँ पे यानी कि जहाँ जहाँ भी के अंदर जो उनको बिल्कुल होना चाहिए भी इसका फैसला अपने हुआ नहीं, वहाँ पे उसकी तौसीक यानी खान साहब, इमरान खान अल्लाह को आज़म खुद
बात कोई ये बात है, देखिए तो अच्छा हो मुझे तुर्की नहीं हो तो लड़ाई लड़ आसान को तो अगर तो की सरगर्मियां जारी रखनी है और मुकाबला भी करना है दहशतगर्दी का, और क्योंकि फौज का इसमें एक लीडिंग रोल है तो इसलिए फौज चौकस है और मौजूद है। वज़ीर आज़म यहाँ होते तब भी वो इसी तरह से कार्रवाई करती जनरल बाजवा की क़यादत में, और अगर नहीं है तब भी उसी तरह की कार्रवाई करती। बिल्कुल ठीक। अब ज़रा पनामा का जिक्र भी कर लें। मुझे लगता है कि ये जो हमारी दुकान थी ये तो अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमारी तो कोई खास दुकान ही नहीं थी, ये तो दुकान दूसरे लोगों की थी। हमने तो देखिए हमने तो बार बार इस बात पर जोर दिया पहले दिन से कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला शुरू हो गया है तो अब हमें उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसीलिए सर हम रिपोर्टिंग का एंगल रखते थे और अपने जज्बात जो हैं उनको ज्यादा खौलाना नहीं चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये जो बात नजर आ रही थी मुझे, और बार बार मैंने ये भी अर्ज की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्दर इसको तहकीकात की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म होगा, वो कमीशन बनाया जाए या कोई और तरीका इख्तियार या किसी इदारे को कहा जाए। अब मुझे लगता है ये इदारों की तो सबकी मुरम्मत हो चुकी, तो अब खसूसी इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बहुत से नुक्ते ऐसे हैं जिनकी तशरीह होनी चाहिए, जिनकी एविडेंस आनी चाहिए, जो दावे हैं उनको साबित करना चाहिए। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उससे यही मालूम होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट किसी भी फरीक के दावों से पर मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा जी 99.99% जो 26,000 के करीब दस्तावेजात पेश की गई हैं वो रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल है, अगर उनकी अथेंटिसिटी पर हम गौर करें। लेकिन इमरान वसीम भी आज की समाज के बारे में बताएंगे। ये भी उनका आखिरी खिताब है ना कौम से आज। नहीं, एक खिताब इनका और भी हो सकता है जब फैसला कोई आ जाए, फैसला होगा तो और चीज है। लेकिन इमरान वसीम से बात करने से पहले और इस पे मजीद बात करने के लिए एक हमें सोशल मीडिया की तवज्जो से किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा कंपाइल किए कुछ समातों के बाद जो उनकी जुमले हैं जो एक दूसरे को सुनाए गए हैं, तो वो बड़े दिलचस्प तरीके से कंपाइल किए, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, जरा देखिए। की सोच लंडे की है। तलाल चौधरी एंड कंपनी अहमकों की जन्नत में ना रहे। दानियाल अजीज हैवान है, लीडर को रिजाइन करना पड़ता है। हम जाने वाले नहीं है, उड़ीक नहीं रहने। ओहो, एक मिनट, इमरान खान अब क्या हुआ आपको? जद्दे के जरिए या कतर के जरिए आप आए मैदान में, आप तलाशी दे। मैं इत्तेसाब के लिए तैयार हूँ। क्यों छुपाते इमरान खान? हमारे पास सारे दस्तावेजात हैं। आप अपनी बच्ची तैयारी करें, हम जब चाहें सबके सामने रख सकते हैं। ये एक पतंगड़ बनाया हुआ है कतरी, क्या ये तरीकाकार है? ये करप्शन है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो जवाब झूठ था, ये गलत बात है। बात कोई और थी। मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल। मैं पूछता हूँ मैं पूछता ये हूँ, क्या पिद्दी का शोरबा? मरियम नवाज, आबद शेर अली, हुसैन नवाज, तलाल, हसन नवाज, दलियाल, नकाम खान साहब, मरियम नवाज। ये क्या हो रहा है? अभी थोड़ा सुन ले यार। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब, नकाम खान साहब, नवाज शरीफ का क्रियाक्रम हुआ ही चाहता है। क्या ये तरीकाकार है? शेर खुदारा, कलाबाजी मास्टर है, आप यूटर्न मास्टर है। तकलीफ हो रही है तो बर्दाश्त करें। जो मलाई कहानी है, आप अनसिविलाइज्ड हैं। 2006 के भी कागज नहीं है, पहले उसका हिसाब ही देना भाई। बच्चों का मौका आपस में नहीं मिलता, हमने इनको पकड़ के लाना है। ये शेरवानी फिर नहीं आनी आपकी। इस मुल्क का तेल निकाल दिया, कहाँ पे राजा भोज और कहाँ पे जंगू तेली, वो उसको गाली देनी आती है। तो सबसे घटिया सियासतदान है। मरियम नवाज डिपेंडेंट, नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग, मुकदमे उनके यहाँ लगे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? डुगडुगी में कोई जान नहीं रही। जवाब इनको देना होगा। जरा फारग हो लिए तो बाद निपट लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक आपको इंतसाब करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शामी साहब, वैसे रौनक तो बड़ी लगी रही। इसमें सिर्फ एक कमी रह गई। वो क्या जी? कि शेख रशीद साहब की आवाज नहीं सुनाई दी इसमें। हाँ, ये उसके लिए मेरा ख्याल है अलहदा से एक पैकेज बनाना पड़ेगा, जो उनके इरशादात हैं उनके सिर्फ अलहदा अकेले, क्योंकि वो अपनी जगह सोलो टॉक शो करते हैं। एक माशाल्लाह बड़ी महसूस करने की चीज है। आज भी उनके जो दलाइल उन्होंने दिए कोर्ट में सुना देते हैं आपको। आप शामी साहब की फरमाइश पे शेख रशीद साहब सुनाए जरा। दुनिया सियासत की तारीख का अहम केस आज अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है।
उखेड़ा पहाड़ निकला चूहा, कोई ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जो 5 मेन बुनियादी अफराद इस केस में हैं वो मुल्क से बाहर हैं और मुल्क में गाली गलोच के लिए और मीडिया से लड़ने के लिए इन्होंने वो टीम रखी है जो आज तक किसी के काम भी नहीं आई, ना वो चौधरियों के काम आई, ना वो मुशर्रफ के काम आई। मैं फैसला करप्ट का ताबूत चाहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ। क्लीनिंग होने जा रही है, झाड़ू फिरने जा रहा है। उनको अंग्रेजी समझ आती है, मैं उर्दू में बात कर रहा हूं। ये अब किस टीम का जिक्र कर रहे थे? और ये शेख साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं सर। इमरान वसीम साहब इंतजार कर रहे हैं, आज की कार्रवाई का भी हवाले में बयान करेंगे और पाकपतन शरीफ से एक बड़ी अहम और क्या कहा जाए अफसोसनाक खबर है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसला महफूज कर लिया गया। इमरान वसीम बेताब हैं रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन शामिल साहब छोटी सी खबर एक और है तो बहुत बड़ी। नबील गबोल साहब वापस घोंसले में आ गए हैं, अयान अली उड़ गई हैं और नादिर लगारी साहब का आपको पता पीटीआई के साबिक सदर रहे हैं सिंध से, वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये 3 छोटी मगर जामे खबरें हैं। तो कोई आपकी वो पराचा मरहूम आपका नुक्ता नजर इस पे आ जाए तो कमाल ही हो जाए। नहीं, अब नुक्ता नजर की जरूरत नहीं है। वो पराचा मरहूम के बारे में अशफाक रऊफ साहब ने मैसेज किया, उसकी 4 बच्चियां हैं जी। हाँ, मरहूम की, हाँ, और शहीद की। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमत करे, उसमें उनको हमारी सब्र दे, हमारे जो मसीही हौसला भाई दे हैं, उनको। मुनीर रिचर्ड, वो भी उसमें जहां भाग हुए। अल्लाह ताला उनके भी जो लवाकीन है उनको सब्र दे। आमीन। इमरान बताइएगा जनाब, अब फैसला महफूज आज तो बड़ी तैयारी के साथ वहां पर मीडिया भी गया था, सियासतदान भी गए थे कि शायद लंबी चौड़ी ट्रांसमिशन का एहतमाम होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कल जो इमरान खान ने कहा था कि आज के दिन जो है वो पनामा केस का फैसला आ जाएगा, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आज बहुत से लोग जो हैं, जिनमें सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल थे, वकला भी शामिल थे और सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, कमरा अदालत में पहुंचे थे कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट जो है पनामा केस का कोई मुख्तसर फैसला दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कमरा अदालत खचाखच भरा रहा और जब जवाबुल जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ, जमात इस्लामी की जानिब से भी, शेख रशीद की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, तो अदालत ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने यह कहा कि ये एक बड़ा अहम केस है और इसके अंदर मुख्तसर फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना है, जो रिकॉर्ड पेश किया गया है उनका जायज़ा लेना है और इन तमाम मवाद का जायज़ा लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि आइन और कानून की हमसे मंशा क्या है, फिर उसके बाद जो है वह फैसला जो है वो दिया जाएगा। आज नई बुखारी की जानिब से जो है वो जवाबुल जवाब जो है वो दिए गए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो दुबई के फैक्ट्री के जो वाजबात थे उसके हवाले से कोई वजाहत नहीं पेश की गई और मरीम नवाज़ के दस्तखतों वाली जो दस्तावेज़ात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाई बल्कि मुतलका ऑफशोर कंपनियों की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की अपनी तकरीर में कतरी सरमायाकारी का जिक्र नहीं था। अगर पनामा पेपर्स गलत थे, उसमें कोई सदाकत नहीं थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, तो वज़ीर आज़म को ICIJ के खिलाफ जो है वो दावा करना चाहिए था। और शरीफ फैमिली ने मनी ट्रेल के हवाले से बैंक ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया और जो ट्रस्ट डीड है हुसैन नवाज और मरियम नवाज की, उसके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबात हैं, जिसके ऊपर अदालत ने यह कहा कि ये बुनियादी हकूक का मुकदमा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, एहतसाब की अदालत नहीं है, कोई खुसूसी अदालत नहीं है। जो भी दस्तावेजात अदालत में पेश की गई हैं वो गैर मुसद्दका हैं, जो कानूनी मयार हैं उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती। अगर कोई कागज़ का टुकड़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाता है उसको सबूत नहीं माना जा सकता। और बुनियादी हकूक के मुकदमे में उन्होंने ये भी कहा कि आइन और जो कानून है उसके तकाजे जो हैं उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये पनामा का मुकदमा नहीं सुन रही, बल्कि पनामा के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो आगे चल के मिसाल बनेगा। तो उसके अलावा शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी अपने दलाइल दिए हैं। उन्होंने का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है बुनियादी हकूक के मुकदमे में 20 से ज्यादा अरकान असेंबली को पहले ही नाअहल कर चुकी है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया सर। अब तो रद्दी अगर है तो फिर इसके लिए तो देखिए, एक बात जरूर कहनी चाहिए, फरमाइए, कि जज हजरात के भी जो रिमार्क्स थे उन्होंने कार्रवाई को दिलचस्प बनाने में बहुत किरदार अदा किया। ठीक, अगर इतनी तवील हेयरिंग थी, 96 घंटे, लोग बोर हो जाते। जज हजरात बड़े चौकस रहे
उनकी जो उनके जो सवालात थे वो बहुत तवज्जो से सुने गए और फरीकैन अपनी अपनी मर्जी का मतलब उनसे निकालते रहे। एक सवाल से एक खुश, दूसरे सवाल से मुझे याद पड़ता है कि एक दिन एक फरीक जो है उसका चेहरा खिल उठता था, अगले दिन उसका मुरझा जाता था। क्योंकि तुम्हारा एक बड़ी हम जा रहे हैं, लेकिन जो भी है क्या किसी नुकसान फैसला पता चलेगा पीठ के पीठ पर आजम को खड़ा कर दिया, फैमिली और हुआ इसके नाम तराशी और रहते पे पहुंच गया। नतीजा जो है सर खबर है कि फरीदुद्दीन मदार यानी गद्दी क्या लें ये क्या है और उनका मदूद और उनकी 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 हमारे साथ अच्छा उन वो पाक पतन तनवीर साहब मुकर्रर किया हुई क्या है जो हुआ ये यहाँ के ज्यादा अचानक एक फैसला आज सामने आया है कि उकाफ का जो बोर्ड है, जिसके मिनिस्टर उकाफ चेयरमैन है और सेक्रेटरी उकाफ उसके सेक्रेटरी ज़हीम हैं। कादरी साहब हाँ जी, उन्होंने जो फैसला किया है कि दीवान साहब को रसूमात की अदायगी से रोक दिया गया है और इनकी जगह रसूमात की अदायगी करेंगे दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक जो तो उसमें रीजन ये जो इनके अजीज हैं, एक ही खानदान ये ऐसा है कि दीवान गुलाम जो है मदूद मसूद चिश्ती, इनके वालिद थे दीवान गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती। ठीक तो दीवान गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती के भांजे थे दीवान गुलाम फरीद चिश्ती साबिक MPA। उनके ये बेटे हैं मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, तो आप वजह क्या बयान की गई है इसकी? वजह बड़ी मुबहिम सी है, खानदानी है, इनके ये अजीब से मामलात हैं। कुछ अरसे से भी ये बात गर्दिश भी यहाँ पे कर रही थी। नहीं, इनकी बेगम ने दरखास्त दी थी ना इनके खिलाफ। प्रोग्राम का वक्त खत्म। हाँ जी, खत्म। जी, इनकी बेगम खुर्शीद बेगम ने ये दरखास्त दी थी कि उन्होंने अब शादी कर ली है बेगम की भांजी से, उसकी पादाश में उनको अलग, क्योंकि भांजी और खाला एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। हालांकि मुफ्ती कभी सब इंतजार करते कि उनकी राय हम लेते और प्रोग्राम वक्त हो गया और नहीं, लेकिन ये इस वजह से उनको अलग किया गया। हालांकि अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये मुकदमा हदूद ऑर्डिनेंस का है, बिल्कुल सिर्फ वलायती की काफी नहीं है। किसी और रोज इस पे बात कर लेंगे तफसील से। सर बड़ी अहम बात थी। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।